आज की जो क्लास है हम लोगों की, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने 8वीं क्लास में भी सीखा है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर इस बार थोड़ा सा अलग है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। जरा हेडिंग पढ़ोगे, क्या है हेडिंग? सेकंड एक्सरसाइज से पहले हेडिंग पता है क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। और उसके बाद भी कोई हेडिंग है? देखो, इर्रेशनल नंबर्स ही है। देखो, 8वीं क्लास में क्या करा या 7वीं क्लास में क्या करा हम लोगों ने? हमको होल नंबर दे देते थे, इंटीजर दे देते थे या फ्रैक्शन देते थे। सपोज तुम्हें फ्रैक्शन बोल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 2/5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। याद है कैसे करते थे? 2/5, 2 को नहीं, 2/5 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करते थे? बीच में 0 लिखते थे, यहां पर 1, 1 या 1/5, सिर्फ 1, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 0 के इधर -1/5, -2/5, -3/5। नहीं कर सकते ऐसे? ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। क्यों? हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/5। ये रहा 2/5। हो गया काम खत्म हम लोगों का। कोई और तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का? जीरो। हाँ, तो करना तो अपने को 2/5 ही है ना। एक ही बात हो गई ना। हाँ, तो 2/5। अब 2/5 कैसा नंबर है? फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। 2/5 रैशनल नंबर है जिसको हमने p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि -3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, बहुत आसान है हमारे लिए। -3 कैसा नंबर है? इंटीजर है। और इंटीजर किस फैमिली में आता है? अगेन रैशनल में आता है। ठीक है। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओहो, धमाके हो रहे हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि -3 रैशनल है या इंटीजर है? कुछ नया पढ़ा रहा हूँ क्या? कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। -3 एक इंटीजर है और इंटीजर किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। तो यानी कि अभी तक 6ठी क्लास से लेकर आज की डेट तक हम लोग क्या सीखते थे? हम लोग सीखते थे कि कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लाया जा सकता है। हम लोग आज तक क्या सीखते थे कि कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जा सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, एनीथिंग, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, डजेंट मैटर। बट अब क्लास 9th में हम नंबर लाइन वापस से सीख रहे हैं और वापस से नंबर लाइन में हम लोग क्या देखेंगे? इस बारी डिफरेंशिएट क्या कर रहा है, इस बारी अलग चीज क्या है? अलग चीज ये है कि रैशनल नंबर को हमने प्लॉट नहीं करना, रैशनल नंबर को हमने लोकेट नहीं करना नंबर लाइन पे। किसको लोकेट करना है? इररैशनल नंबर को लोकेट करना है। ठीक है। और इररैशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? √2, √3, √5। अब वो बोल रही है √2, √3, √5। क्यों बोला तुमने इनको? नहीं हो सकते। चलो, पहले तो हम यहाँ आज का टॉपिक लिख लेते हैं, आज की डेट डालकर कि इररैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है। हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस बात की सबको खबर है, सबके सब होश में है कि हम किस प्रकार के नंबर्स को प्लॉट करने वाले हैं?
इररेशनल नंबर। अभी तक हम लोगों ने रैशनल को प्लॉट करना सीखा है। इररेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जरा बताएं मुझे बच्चे, जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक डेफिनेशन तो ये बनती है, पर एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन ये है कि जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, बताया था, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बताया नहीं मैंने, नहीं बताया, नहीं बताया, ये बताया था। अरे यहाँ तो बच्चे सारी लाने लग गए यार, ये तो मतलब ऐसे कैसे होने लग गया ये। यहाँ लिख तो रखा है इररेशनल के नीचे नॉन टर्मिनेटिंग, पर पूरा नहीं लिख रखा तुमने नॉन टर्म। जरा देखो पीछे टेबल में, ऐसे कैसे हो गया कि मैंने नहीं बताया। सर बताया था, बताया था, यहाँ तो सर यहाँ तो बच्चे सारे ला रहे हैं, फर्स्ट लिखा है ना था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इररेशनल के नीचे लिखा है ना, दिखाओ 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 दिखाओ, ये तो कोई इसने लिख रखा है इररेशनल के नीचे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो हद ही हो गई। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने पढ़ाया ना हो, क्योंकि ये तुम्हें 8वीं में पढ़ा रहे हैं, मैं 9th में तुम्हें ये पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, ये नहीं पढ़ाया मैंने, अगर इसका मतलब मैंने तुम्हें तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक कुछ। इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररेशनल नंबर होते हैं, क्यों, उस समय भी बताया था कि फॉर एग्जांपल 2.7983 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक ये जा रहे हैं, तो मैं कैसे इसको फ्रैक्शन में लिखूं। अगर मुझे पता है कि 2.79 है बस, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन में मोहित, हाँ 2/79 अपॉन 100, वो कह रही है 279/100, आ गया ना फ्रैक्शन में, बन गया ना रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है नेचर में। नॉन टर्मिनेटिंग जिसकी वैल्यू खत्म भी नहीं हो रही और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है, इस प्रकार के नंबर्स को हम इररेशनल नंबर कहते हैं। तो जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया है √2 √3 √5, ये इररेशनल क्यों बताया मैम ने तुम्हारी, नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। कैलकुलेटर में √2 की वैल्यू देखोगे ना, वो कभी खत्म नहीं होगी, 1.414 चलती जाएगी। √3 की वैल्यू देखोगे, √3 इज 1.732 चलती जाएगी, खत्म ही नहीं होती है, कैलकुलेटर छोटा पड़ जाता है नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, खत्म भी नहीं हुए डेसिमल के बाद और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराया तुम्हारी मैम ने, इसलिए नहीं कराया कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ रहे। पी बाई क्यू वाला चक्कर गया, मैंने कहा था ना डेसिमल एक्सपेंशन पे कि डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की तो बात सेट है कि उसको पी बाई क्यू में कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले को भी अगर कुछ नंबर ऐसे जा रहा है 2.797979 चलता जा रहा है, देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मैं इस प्रकार के नंबर को भी पी बाई क्यू में कर सकता हूं, जो मैं तुम लोगों को अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा 1.3 में। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है नेचर में, हमें यहाँ पर भी नहीं पता कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पता था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो उदीशी ने बोल दिया कि सर 279/100 लिख देते हैं, पर यहाँ तो मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स आ रहे हैं, पर देयर इज पॉसिबिलिटी कि मैं इस प्रकार के नंबर को पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पर यहाँ तो कोई भी चांस ही नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँ पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसलिए इसको इररेशनल बोल रहा हूँ और इसको रैशनल बोल रहा हूँ। ध्यान रखें सभी बच्चे, ध्यान से सुने। तो हम इन प्रकार के नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे प्लॉट की जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, ये धोखा वापस मत देना मुझको कि सर नहीं कराया, वापस मत देना धोखा। ये तुम्हारी तो पहली क्लास है, तुम्हारा तो चलता है, बाकी जो एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं वो बोले ऐसा तो अच्छा नहीं लगता।
है। क्या पढ़ना है हमको, ये बात समझ में आ गई है। अब बात आती है कि कैसे पढ़ना है। इसको पहले नोट कर लो सबके सब। अब देखिए, हमको नंबर लाइन में सीखना है तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर आना, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ सभी को। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर आप एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल लेते हैं, अगर आप एक सीधा खड़ा हुआ ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री जा रहा है, तीन साइड्स हैं ए बी बी सी एंड ए सी, जिसमें से ए बी को क्या नाम देते हैं हम, क्या बोलते हैं ए बी को? सर हाइट बोलते हैं। हाइट बोलते हैं। टेक्निकल नाम क्या है इसका? हाइट तो है, मुझे पता है सीधी खड़ी तो हाइट है, पर इसका टेक्निकल नाम क्या है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड भी ठीक है नाम, पर जो सुनना है वो नहीं बता रहे हो। कहिए कहिए। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अब जाके सही बोला, परपेंडिकुलर। बीसी को क्या बोलते हैं? बेस। पढ़कर नहीं आए हो तुम लोग। और इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की विशेषता क्या होती है? वो तो थ्योरम बता रहे हो। हाइपोटेन्यूज की विशेषता क्या होती है? हाइपोटेन्यूज की विशेषता किसी को नहीं पता? सर नहीं। हाँ बोलो आर्यन। सर जैसे कि सर वहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर की सीधा आगे होता है सर। नहीं, वो तो ठीक है। हाइपोटेन्यूज की विशेषता ये होती है कि वो इस प्रकार के ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज एक लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है, बेस से भी बड़ी होती है। प्रॉब्लम हो रही तो इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इस साइड का स्क्वायर करते हैं, इस साइड का स्क्वायर करते हैं, तो वो इस साइड के स्क्वायर, इन दोनों का सम, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो ये किसके बराबर जाता है? अकेले एच स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर जाता है। अकेले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर जाता है। दैट मीन्स ए बी जितना भी जा रहा है, बी सी जितना भी जा रहा है, उसका स्क्वायर बराबर होगा किसके? ए सी स्क्वायर। मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमारा जा रहा था 5 सेंटीमीटर, बेस हमारा जा रहा था 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज जाएगा 13 सेंटीमीटर। देख लीजिए, 5 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 5 थी, ए बी की वैल्यू 5 थी। ये जो बच्चे लिखने में व्यस्त है ना, मैं बता रहा हूँ उनको समझ में आना नहीं है, फिर बाद में अपना टाइम वेस्ट करेंगे और मेरा भी। समझ लो ना पहले। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 169। AC, AC हमारा 13 जा रहा है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो बराबर जा रहे हैं दोनों की दोनों, LHS RHS के बराबर जा रहा है। समझ में आई बात सभी के? पाइथागोरस थ्योरम क्या है, याद आया? पहली बार नहीं पढ़ रहे हो जिंदगी में, 8th में पढ़ी है तुम लोगों ने। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पढ़ा है तुम सबने। तो ऐसा रिएक्शन मत दो कि पाइथागोरस थ्योरम पहली बार पढ़ रहे हो। किस प्रकार के ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है पाइथागोरस थ्योरम? राइट, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। ना इक्विलेटरल, ना आइसोसेलेस, ना स्केलिन, ना ऑब्ट्यूज, नथिंग।
only applicable in right angled triangle. हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? कोई समस्या? इसको नोट कर लो, फिर अब आएंगे हम नंबर लाइन पर। अब अपने हथियार निकाल लो सबके सब। क्या क्या हथियार निकाल लें? पेंसिल, स्केल एंड कंपास। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि हम इररेशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीख रहे हैं नंबर लाइन पे। तो एक इररेशनल नंबर ले लेते हैं, बहुत छोटा सा इररेशनल नंबर है, नाम है इसका √2। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। देखो, अभी मैंने बताया √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 डॉट 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 1.414 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा? ये 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा। 1.414 डॉट 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 या √2 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, पर क्या स्केल में 1.414 दिखेगा तुम्हें? स्केल में तुम मैक्सिमम क्या कितना कर सकते हो? 1.1 कर सकते हो, 1.2 कर सकते हो, 1.3 कर सकते हो, 1.4, 1.5, 1.9 और 2 सेंटीमीटर। मतलब एक डेसिमल प्लेस तक जा सकते हो, बस पॉइंट के एक डिजिट तक जा सकते हो स्केल में। इस प्रकार के नंबर जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे, इनको कैसे प्लॉट करें? तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि जीरो बीच में ना आए, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई रोल है नहीं, तो यहाँ जीरो कर देंगे। 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे सभी बच्चे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं, 1 और 2 के बीच में काम हो जाएगा हमारा। -1, -2, ये रही हमारी नंबर लाइन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ लग रही है पाइथागोरस थ्योरम। मैंने क्या बताया था जब अभी अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट लिया था हमने? 5, 12 और 13 का। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट लिया था हमने। तो मैंने क्या बोला था, सपोज मान लेते हैं कि मुझे ये नंबर नहीं पता है कि नंबर क्या जा रहा है। ये सपोज कुछ y जा रहा है, पर ये हाइपोटेन्यूज है, मुझे नहीं पता कि वो तीसरी साइड जो हाइपोटेन्यूज है उसकी मेजरमेंट क्या है। तो हम क्या करते, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर करते। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 जा रहा था, इक्वल्स टू y स्क्वायर। राइट एवरीवन? अब ये तुम लोगों ने भी सीखा है 8वीं क्लास में कि जब यहां से स्क्वायर हटता है तब क्या होता है? स्क्वायर रूट लग जाएगा अदर साइड में। यहां से जब स्क्वायर हटता है तो अदर साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है। ये सीखा है? यस सर। और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। तो हमने y की वैल्यू 13 निकाल ली, हम लोगों ने। देखो, अब ये है √2। √2 के लिए भी कुछ ऐसे ही हम लोगों को जुगाड़ करना पड़ेगा। सर बेस 1 पेरीमीटर 1 पेरीमीटर तो सिखाया नहीं मैंने। सर परपेंडिकुलर 1। √2 की बात कर रहे हैं। हमें जो भी नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले सोचिए, हमें जो भी नंबर दिया जाएगा वो हाइपोटेन्यूज को उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज मानेंगे। मुझे जो भी नंबर दिया जाएगा वो क्या होगा?
हाइपोटेन्यूज। तुम्हें चीजें सॉल्व करते वक्त पता होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज क्यों कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि सर ने स्टेप बताया ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, पर तुमसे पूछ ले किसी ने क्यों करते हैं, नहीं ऐसे ही करते हैं। ये वाला बच्चा मत बनना, ये वाला स्टूडेंट मत बनना, तुम्हें रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, √2 है। अभी √2 जो है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1+1? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+1? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर? क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। लिख सकते हैं ऐसे। ये कुछ ऐसी आ रहा है ना यहाँ पर, देखो अगर मैंने यहीं पे स्क्वायर हटा दिया होता, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया होता, तो इसके ऊपर ऐसे आ जाता ना ये। अगर यहाँ से मैंने अभी स्क्वायर हटा दिया होता, तब इस पूरे परपेंडिकुलर के स्क्वायर में और बेस के स्क्वायर में स्क्वायर रूट आ जाता ना ओवरऑल। वही सिचुएशन लेकर आ रहा हूं मैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूज तो है ही, ये क्या हो गया हमारा, मान लो परपेंडिकुलर है, और ये कितना हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया। हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पर है, हमारा पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे भी करके मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता चल जाए। वो मुझे ऐसे करके पता चलेगी। चिंता मत करो, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे भी चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी। ये तो पहला तुम सीख रहे हो। तुम्हें परपेंडिकुलर पता और बेस पता है। अब देखो, हाइपोटेन्यूज तो तुम्हें √2 पता ही था, अब तुम्हें परपेंडिकुलर भी पता चल चुका है। परपेंडिकुलर जा रहा है हमारा 1 और बेस जा रहा है हमारा 1 सेंटीमीटर। 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर अब हमारा बेस हो गया। ठीक है, और 1 पर तुम्हें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। 1 पर तुम्हें एक सीधी लाइन, परपेंडिकुलर बनाते हैं ना हम लोग, कंस्ट्रक्शन सीखा होगा सबने, याद आया, करते हैं ना ऐसे 90 डिग्री बनाते हैं हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने वही 90 डिग्री यहाँ पर बनाया है, पर कितना लंबा बनाना है, कितना बड़ा परपेंडिकुलर बनाना है, 1 सेंटीमीटर लंबा परपेंडिकुलर बनाना है। बेस भी कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर का। ये बात समझ में आई, ध्यान से। इसको देखो, ये 0 है, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज A, या OA बोल सकते हैं हम इसको, और इसको नाम दे देते हैं B। तो परपेंडिकुलर हमारा OA जा रहा है, सॉरी बेस हमारा OA जा रहा है, और परपेंडिकुलर हमारा AB जा रहा है। OB किसने बोला, AB बोला था, OB क्यों बोला, OB क्यों बोला, AB हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है, OA हमारा बेस जा रहा है। अब इसको कनेक्ट कर दो, OB क्या बन गया हमारा, OB क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या जा रही है, √2। अब देखो, क्या हमको स्केल पे पता था √2 कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी लाइन होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी सी होगी, पता था हमको, नहीं पता था। पर अभी हमें हाइपोटेन्यूज की मदद से ये पता लग गया है कि √2 जो है वो इतना बड़ा होगा। पता लग गया हमको √2 इतना बड़ा होगा, उसकी मेजरमेंट इतनी जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, O पर कंपास रखो, O पर कंपास रखो, और उसके बाद B जितना खोलो। तुमसे बोलते हैं ना कि कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलो, खोलना आता है कंपास को 5 सेंटीमीटर, 0 पे निब रखते हैं और 5 तक खोलते हैं उसको, यही तो करते हो। अगर मैं बोलूं 3 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है, तो तुम क्या करते हो, 0 पे नीडल रखते हो, उसकी पिन रखते हो, और 3 सेंटीमीटर तक उस कंपास को खोल देते हो, है ना। तो वही तो कर रहा हूं मैं, 0 पे रख रहा हूं और B तक खींच रहा हूं, ताकि मुझे √2 की वैल्यू पता चल जाए कंपास में। और अब क्या करेंगे, यहां पे मैंने पेंसिल रखी हुई है, आर्क बना देंगे। यहां पर मैंने कंपास रखा, यहाँ पेंसिल रखी, और छोटी धीरे से करके एक आर्क बना दी। ये आर्क कहां जा रही है,
1 एंड 2 के बीच में, और 1 एंड 2 के बीच में कौन आ रहा है? √2, 1.414। तो ये हमने प्लॉट कर दिया √2 को 1 और 2 के बीच में। समझ में आया? सी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम नाम दे दो उसको सी लिख दो, सर नाम से फर्क नहीं पड़ता है। पूरा प्रोसीजर समझ में आया सबको? क्यों हुआ है, क्या कैलकुलेशन थी, वो भी समझ में आया सबको? अब देखो फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बोलूं √5 बनाना है, तो √5 के लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। √5 के लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। √5 को हम कैसे लिखेंगे? देखो √5 को लिखने के कई तरीके हैं। 3+2 भी लिख सकते हैं, 3+2 भी लिख सकते हैं, 4+1 भी लिख सकते हैं, 4+1 भी लिख सकते हैं। सिर्फ 4+1 नहीं लिखना, आप क्या करेंगे √5 के लिए? हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। तो √5 बनाने के लिए जहां √5 तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेनी तुमने यहाँ पर? 2 लेनी है, और बेस की वैल्यू क्या लेनी तुम लोगों ने यहाँ पर? 1 लेनी है। समझे मेरी बात? इसको बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट। अभी पहले सबके सब √2 अपनी कॉपी में सब सारे बच्चे बनाएंगे अभी। एक चीज मैं और बता देता हूँ, मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि स्केल में सेंटीमीटर अवेलेबल है। तुम लोग इंच में भी काम कर सकते हो, अगर इंच में करोगे तो तुम्हारा काम थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है? बड़ा बनेगा तो तुम लोगों को एक जगह जो है क्या कहते हैं, हौच पौच नहीं होगा काम, ठीक है? अब जैसे लावण्य ने बनाया उसका थोड़ा काम जो है नीट एंड क्लीन बन गया है, तो इंच में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? इंच में भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, पर वो रहेगा एक ही यूनिट, ठीक है? 1 से सॉरी ए से लेके बी तक जो तुम 1 इंच बनाओगे वो एक ही यूनिट रहेगा। समझे मेरी बात? अभी हम √5 पर आ जाए √5 पर। सर हाँ जी, ये बताना था कि सर मैंने आपको पर्सनली भेज दिया सर। बेटर। थैंक यू सर। देखिए √5 बना लें। अब √5 को हम लोग इंच से बनाएंगे, ठीक है? तुम्हारा बना नहीं अभी तक, क्या बात है? बना नहीं तुम्हारा अभी तक, क्या बात है? सर मुझे भी इनसे बनाना है। ट्रायंगल का जोड़ा क्यों नहीं इसको? बिना जोड़े ही पता लगा लिया। मुझे भी दोबारा इनसे बनाना है। दोबारा नहीं, जरूरत नहीं। तुमने इंच से तो बनाया, और किससे बनाया? नहीं सर मैंने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर ले रखा है। देखिए √5 कैलकुलेशन मैंने बता दी। √5 को कैसे लिख सकते हैं? 4+1। अब देखो √5 को हम 3+2 भी लिख सकते हैं, √5 को हम 3+2 भी ले सकते हैं, पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि किसका स्क्वायर करके 3 आएगा? जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर करके 4 आ रहा था, यहाँ पे किसका स्क्वायर करके 3 आएगा? सर किसी का नहीं। किसी का नहीं सर, हमें उसके √3 लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो जाएगी ना, √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब किसी रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं तब वो नंबर से रूट हट जाता है। ये भी पता है तुम लोगों को? नहीं पता तो आज बता दे रहा हूँ। किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वहां से वो रूट हट जाता है। ऐसे ही √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कि दोनों के दोनों नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? 4 है परफेक्ट स्क्वायर, 9 है परफेक्ट स्क्वायर, 16 है परफेक्ट स्क्वायर, 25 है परफेक्ट स्क्वायर, जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। 4 का 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है। ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, पर इनका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। और अगर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं √5 का 4+1 कर दूं, तो 4+1 करने से क्या होगा
कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 1 का लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। 2 को लोकेट कर सकता हूँ, 2 यूनिट्स आ सकती है स्केल में, 1 यूनिट आ सकती है स्केल में। स्केल में √3 नहीं आ सकता, स्केल में √2 नहीं आ सकता। तो मैं √3 और √2 को कैसे अरेंज करूँ, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम आसान वाला ऑप्शन पे जाएंगे ना। ये बात समझ में आई? तो ये वाला ऑप्शन गलत नहीं है, पर ये प्रैक्टिकल भी नहीं है अपने लिए। तो ये वाला अपने लिए प्रैक्टिकल है, जहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब √5 हमारा हाइपोटेन्यूज है, 2 हमारे लिए मान लेते हैं, 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो तुम इसको परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, इसको बेस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ और इसको बेस मान लेता हूँ। अभी हम लोग इंच पे काम करेंगे, ठीक है। इंच से करने से क्या हो जाएगा, अपना काम थोड़ा मैग्नीफाइड दिखेगा। देखें, तो √5 लोकेट करने के लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे जो नॉर्मल बनाते ही हैं। 0, फिर 1 इंच का गैप, 1, फिर 2, फिर 3। अब मुझको बेस कितना लेना है, 1 इंच। तो 0 से लेके 1 तक 1 इंच हो गया अपना बेस। इसको नाम दे दो OA। परपेंडिकुलर मुझको 2 इंच का लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर है 2 इंच का। तो यहाँ पर तो जो तुम परपेंडिकुलर बनाओगे वो तुम्हारा कुछ इतना जाएगा 2 इंच का। इसको नाम दे दो AB। जो भी तुम्हारा ऐसे करके जाएगा, ये आता है ना बनाना सबको 90 डिग्री कि A पर हमने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो AB जो है पूरा 2 इंच का है, OA तुम्हारा 1 इंच का है। अब OB को कनेक्ट कर दो भाई। OB को कनेक्ट किया तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज आ गया √5। मुझे इतना पता लग गया कि ये इतनी लेंथ जो है ये √5 की जा रही है, राइट। O पे कंपास रखेंगे, B जितना खोलेंगे और फिर वही आर्क बनाएंगे, ठीक है। √5 जो है 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और ये पॉइंट जो है हमारा 2 और 3 के बीच में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5। पता है क्यों बोल रहे हैं इसको ऐसे √5? इसके पीछे लॉजिक है। तुमने यहां सेंटर रखा, 5 सेंटीमीटर जितना तुमने कंपास खोला, और जब उससे एक सर्कल बनाओगे पूरा, ऐसे बनेगा सर्कल। यहाँ कंपास रखा, 5 सेंटीमीटर जितना कंपास खोला और एक सर्कल बना दिया। तो ये रेडियस यहां से यहां तक, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, और सबकी वैल्यू क्या जा रही है, 5। तो यहाँ पर O से लेकर B तक अगर √5 जा रहा है, तो यहाँ O से लेके C तक ये भी तो √5 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने सेंटर पे कंपास रखा, यहाँ पर पेंसिल रखी, और अगर तुम ऐसे 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 पूरा बनाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो O से लेके C तक ये पूरी की पूरी वैल्यू तुम्हारी √5 है, जो नंबर लाइन पे अपने प्रेजेंट करा दी है, लोकेट कर दी है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे ऐसे ऐसे करना है, ये कर लेंगे काम हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मत सोचो। अभी मैंने तुम्हें अप्रोच बता दी है, जो अप्रोच से काम नहीं करोगे ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये परपेंडिकुलर बेस है, आसान तो है, कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, जो बच्चा क्यों के पीछे जाएगा उसका जवाब निकलेगा, उसको मैथ समझ में आएगी। क्यों के पीछे जाना है हमको, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वो समझ जाओगे, पर क्यों हो रहा है, वाई इज नेसेसरी। जिसने जो वाई के पीछे नहीं जाएगा ना, वो रोबोट बन जाएगा आखिरी में, बता रहा हूं। समझ रहे हो? तुम डिसाइड करो तुम्हें रोबोट बनना है या फिर तुम्हें एक स्मार्ट लर्नर बनना है। तो स्मार्ट लर्नर की खूबी ये होती है कि वो हर चीज के पीछे रीजन करता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये पॉइंट पे, इस पॉइंट सी पर √5 कैसे आया, हमने कंपास यहाँ रखा था, पेंसिल यहाँ रखी थी, इतना जो है, इतना गैप क्या आ रहा है, इतना गैप क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। तो अब इसी गैप से अगर मैं सर्कल बनाने बैठूंगा
तो ये गैप तो मेंटेन्ड ही रहेगा ना मेरा, तुम्हारा कंपास में गैप तो मेंटेन्ड ही रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब इसको ऐसे बनाओगे पूरा का पूरा, तो ओ से लेके सी तक भी तो तुम्हारा जो गैप है वो √5 ही रहेगा। बात समझे मेरी? सभी बच्चे समझ गए? लॉजिक शुड बी क्लियर। लॉजिक क्लियर नहीं है ना तो भूल जाओगे स्टेप, ठीक है। सो √2 √5 मैंने बता दिया है, इन दोनों को घर में वापस से बनाने हैं। होमवर्क में √3, वैसे √3 मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत पड़ेगी √3 में, क्योंकि वहाँ पे स्पाइरल मेथड आएगा। स्पाइरल मेथड पढ़ाया स्कूल में मैम ने? समझ नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं। तो तुम लोग √2 हो गया 1.3 तक भी हो गया। √2 √5 और क्या बना के ला सकते हैं? एक मिनट, √11 बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हैं, पर अभी हमने स्पाइरल डिस्कस नहीं किया है। स्पाइरल में एक और क्लास लगेगी हमारी, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। जिन बच्चों को स्कूल में स्पाइरल मेथड समझ में आ गया है वो लोग √3 भी बना लें, √7 भी बना लें, √11 √8, ठीक है। √8 तो सभी बना के लाएं, बन जाएगा सबसे √8। √2 √5 √8 तो सभी को बनाना है, जिनको स्पाइरल मेथड आता है वो √3 √7 √8 और √11, ठीक है। सो दैट्स द एंड फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप सबको रीज़न समझ में आया है कि हमने क्या सीखा है आज। अगर घर जाकर तुम पढ़ने बैठो और तुम्हें पता लगे कि यार मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो कल एक बार मेरे पास ले आना, मैं समझा दूंगा वापस से। पर अगर इसी चीज़ को तुम परसों लेके बैठोगे तो समझ नहीं आएगा, अगर आज 100% समझ में आ गया तो, ठीक।